नमस्कार। मैं हूं सुनील आलाकंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल एक्शन रिप्ले। आज संविधान के विषय पर संसद में बहस चालू हुई, विशेषकर लोकसभा में। और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना भाषण दिया। वो ज्यादातर तो पढ़कर ही सुना रही थी, लेकिन बीच बीच में कुछ अपनी तरफ से भी बोल रही थी। और जैसा राहुल गांधी करते हैं, वो भी गलतियां कर रही थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सरकार के बारे में कुछ बोला और कहा कि वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रही है। जाहिर है कि उनका इशारा अडानी की तरफ था, लेकिन वो भूल गई थी कि वहां तो सुप्रीम सरकार है, जो कि कांग्रेस की सरकार है। खैर, वह इंदिरा गांधी के स्टाइल में बोलने की कोशिश कर रही थी और उसी तरह पॉज भी ले रही थी, लेकिन मुझे एट बेस्ट से लगा कि वो एआई के रूप में सोनिया गांधी है, जो हिंदी एक्सेंट में हिंदी बोल को पढ़ के बात कर रही है और बीच बीच में कुछ समझा रही है। खैर, आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय ये है कि जो पिछले कुछ दिनों से भाजपा ने संसद के अंदर अपनी रणनीति चेंज की है, वो है उसके चलते कांग्रेस काफी दिक्कतों में आ गई है और भाजपा काफी आक्रामक हो गई है। संसद का नजारा बदला हुआ है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कम से कम पिछले 10 सालों में तो नहीं हुआ, और 2014 के पहले भी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष शांत रहता था और विपक्ष हंगामा करता था, मुद्दे उठाता था। लेकिन भाजपा, आप सबको मालूम है कि लंबे समय तक विपक्ष में रही है और विपक्ष में उसकी काफी अच्छी भूमिका रही है और उन्होंने काफी सफल एक अच्छे विपक्ष का रूप में रही है। ये कांग्रेस को भी मालूम है और जो लोग सत्ता में रहे हैं उनको भी मालूम है। भाजपा जब सत्ता में आती है तो उसकी ये प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरह से विपक्ष को टैकल करे लोकसभा और राज्यसभा में। और यहाँ पर वो एकदम अपने आप को अक्षम पाती है। कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि जो नैरेटिव होता है वो तो कांग्रेस का ही सत्ता चलता है, हालांकि वो सत्ता में आ गई है। और क्योंकि उनको अनुभव नहीं है तो इसलिए काफी दिक्कत भी रही है। ये पहला मौका है 77 के बाद जब कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को भाजपा ने चुनौती दी है। जिस तरह की रणनीति बदली है, बल्कि कहना चाहिए कि भूमिका बदली है भाजपा ने, उससे पूरा विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, उसमें विशेषकर गांधी परिवार तो पूरे हक्के बक्के रह गए, एकदम हतप्रत है। उनको ऐसी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रूप सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में सदन में विपक्ष के हमलों को सामना कर रही थी। विपक्ष सदन चलने नहीं देता था। भाजपा जो एक असहाय के रूप में रहती थी, या हल्ले हंगामे में अपने कुछ बिल अवश्य पास करवा लेती थी, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं कर पाती थी। और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार यह हो रहा था कि फ्लोर लीडर्स की बैठक होती थी पीठासीन अधिकारियों के साथ में, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो उसके सभापति हैं और लोकसभा अध्यक्ष के साथ। और ये एक तय किया जाता था, विपक्ष का एक पे सहमति बनती थी कि फला फला मुद्दे पे बात की जाएगी। उसके बाद जो किस नियम के तहत बात की थी, इस पे दो चार में हंगामा होता था और उसके बाद सहमति बन जाती थी और उसके बाद फिर उस पे बहस चालू होती थी। लेकिन 2019, विशेषकर 2019 के बाद में ऐसा हुआ है कि विपक्ष पीठासीन अधिकारी के यहाँ सहमति बनने के बाद विपक्ष तो अपनी पूरी बात कर लेता था, और जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लोग अपनी शांति से बैठ के सुनते थे। और जब उनकी बारी आती थी तो विपक्ष हंगामा चालू कर देता था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया जाता था। और उन्होंने कई बार तो अपने भाषण पूरे उसके साथ में हॉल हंगामे के बीच में दिए हैं, जिसमें काफी कुछ तो सुनाई भी नहीं पड़ता था। तो इस तरह सारा एक तरह तरफ मामला चलता था, जिसमें विपक्ष हंगामा करता था और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी असहाय की तरह देखती रहती थी, मूक दर्शक की तरह देखती रहती थी। भाजपा ने इस बार रणनीति बदली है और भूमिका भी बदली है, और वो अपने पूरे पुराने विपक्ष के तेवर में दिखाई दे रही है, हमलावर दिखाई दे रही है। जिससे कि पूरा भाजपा भाजपा आक्रामक है, जो इस तरह से के तेवर में क्यों रहती थी। भाजपा विपक्ष में जब थी तो इस तरह के तेवर में क्यों रहती थी, इसका मुख्य कारण यह था कि भाजपा जो भी मुद्दे उठाती थी, उसका कोई ना कोई तथ्य होता था, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता था। केवल अ, विरोध करना है सरकार का, इसके लिए वो विरोध नहीं करती थी। वो या तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट होती थी, या कोई कोर्ट का निर्णय होता था, या फिर सरकार की कोई नीति होती थी जो कि
राष्ट्र या जनहित में नहीं होती थी, उसके ऊपर उसमें बहस करती थी, तो उससे उसको उसका अच्छा समर्थन मिलता था। और फिर जब वो उन मुद्दों के साथ में बाद में पब्लिक में जाती थी, तो वहां पर फिर उसको आ, लोगों का भी समर्थन मिलता था, मतदाताओं का भी समर्थन मिलता था, और उस फिर वो चुनाव जीतती जाती थी। और इस तरह से ही कांग्रेस को इसका प्रति उल्टा होता था, उसका समर्थन लोगों में कम होता गया और फाइनली वो एक तरह से चुनाव हार गई। तो जैसा आपने देखा कि जो इस ये मुद्दे उठाए जा रहे थे, जो बीजेपी के टाइम में जो मुद्दे उठाए जाते थे, वो देश के अंदर से थे। आज क्या हो रहा है, जो 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 मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो भारत के अंदर की संस्थानों के नहीं है, जो विदेशी संस्थानों के हैं, उनकी रिपोर्टों के अनुसार में राहुल गांधी या कांग्रेस या सोनिया गांधी ये इस तरह की बातें उठा रहे हैं। जैसे कि एक हिडनबर्ग की बात आ गई, उसके बाद बोफोर्स नहीं, राफेल की कोई रिपोर्ट बाहर से आई, और अब फाइनली एक बार फिर से जब अमेरिकन कोर्ट में कुछ अडानी के खिलाफ केस हुआ, तो उसके बारे में हंगामा कर रहे हैं। तो इसमें एक विश्वसनीयता कम होती है और फिर एक मौका मिल जाता है बीजेपी को उन पे वापस अटैक करने का। ये क्या हो गया कि जो भी इस फैसला होता है, इसमें अब पहले पीठासन इंतजारी से बातचीत के बाद बीजेपी पहले अपना पक्ष रखती है, और उसके बाद फिर हंगामा चालू कर देती है। जब कांग्रेस या विपक्ष के लोग बोलने लगते हैं, तो फिर उसमें फिर लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पे स्थगित कर देते हैं। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा बीजेपी उठा रही है वो कि 1999 में सोनिया गांधी लोकसभा की सदस्य बनी थी, और 2004 में राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य बने थे। तब से अब तक अब अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर सीधे व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। अ, और आरोप भी कैसे कि ये लोग देश के विरोध में काम करने वाली शक्तियों के साथ में है, देश विरोधी ताकतों से मिलीभगत है, या कांग्रेस के पास बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछा गया है कि जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के क्या संबंध है। यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य सांसद ने नहीं उठाया। उनके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री और जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, नड्डा जी ने उठाया, और उसके बाद किरण रिजिजू ने भी उससे सवाल पूछे। तो पर इसका सोनिया गांधी या कांग्रेस कोई जवाब अभी तक तो नहीं दे पाई है। उन्होंने ये भी पूछा कि जो 94 में जो संस्था बनी थी, डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, वह जॉर्ज सोरोस की एक संस्थान है, और उसमें उसके वेबसाइट पे उसके को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सोनिया गांधी का नाम है। उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा कि आपका इस संस्थान से कोई ताल्लुक है या नहीं है। ये कई टीवी डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी पूछा गया, वो भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा के अध्यक्ष से मिले, उन्होंने कहा कि हम संसद चलने देंगे, हम हंगामा नहीं करेंगे, और संसद संविधान के बारे में जो डिस्कशन होगा, जो आज हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने उनसे एक सहमति बनाई। पर उन्होंने ये एक मांग की कि जो उनके डिफेमेटरी जो है एलिगेशंस लगाए गए लोकसभा में, तो वो क्यों नहीं उनसे रिक्वेस्ट की कि उनको सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा निर्णय अभी तक तो लोकसभा के अध्यक्ष ने नहीं दिया है, और इसके चलते कल भी उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही को बाधित किया। इसके बाद लोकसभा में निशिकांत दुबे, जो हमेशा कांग्रेस पे काफी आक्रामक रहते हैं, वो आपको याद होगा कि महुआ मोइत्रा का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था, और एक अखर प्रखर वक्ता है लोकसभा में। और शायद अब उनको जो बदली हुई रणनीति बीजेपी की है, उनमें नो उन पे कोई रोक नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए बीजेपी ने। उन्होंने सीधा सीधा आक्रमण किया। उन्होंने 10 सवाल पूछने की कोशिश की, उनमें से 5 सवाल ही पूछ पाए, और कांग्रेस ने हंगामा कर दिया, और वो वहां पे नहीं अपनी बात पूरी रख पाए। उनका मेन चीज ये पूछने का था कि सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से, जो कि एक देश विरोधी आदमी है, और वो ये कह चुका है कि उसने $2 मिलियन 2024 के चुनावों के पहले में मोदी सरकार को हटाने के लिए और देश में स्थिरता पैदा करने के लिए दिए थे। उससे सोनिया गांधी का क्या संबंध है, क्या सोनिया गांधी उससे फंड लेती है, ये सब के सवाल है, और का जवाब वो नहीं दे पाई। वो जो ये संस्थान है,
जिसकी सोनिया गांधी उपाध्यक्ष हैं, उसका ये भी मानना है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। और कुछ इस्लाम के बारे में भी ऐसा कुछ कहा गया है उसमें कि इस्लाम अच्छा है। और इस तरह से ये बात का कोई जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो ये सब अब चलता रहेगा। लोकसभा में नहीं, लोकसभा के बाहर भी संबित पात्रा ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पे और राहुल गांधी पे आरोप लगाए हैं। तो लोगों का कहना है कि वो आरोप पे उन्होंने क्यों नहीं डिफेमेशन केस किया, और यदि लोकसभा के अंदर लगाए गए हैं तो वो प्रिविलेज मोशन भी ला सकते हैं। तो वो ये भी नहीं लाए, तो यानी कहीं ना कहीं दाल में तो काला ही है। तो लगता है कि सोरोज के साथ जो कांग्रेस और सोनिया गांधी के संबंध है, तथाकथित क्या एग्जैक्टली क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं। ये निश्चित रूप से कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों को ही ले डूबेंगे, क्योंकि जनता में तो वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र और जो बिहार में उनके हार हुई है, विशेषकर जहाँ पर हिंदू बैकलैश हुआ है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो सोच है हिंदुओं के प्रति, वो ठीक वैसी है जैसी विंस्टन चर्चिल की है। क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने जब बंगाल में अकाल पड़ा था, मेरे ख्याल से 1940 या 42 में कभी, तो जब जो गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आना था उसको उन्होंने कहीं और डाइवर्ट कर दिया था, और बहुत ही डेरोगेटरी लैंग्वेज उन्होंने हिंदुओं के बारे में यूज की थी। और उन्होंने कहा था कि हिंदू हैं ये तो 10-10 बच्चे पैदा करते रहते हैं, और जो भी कुछ कहा वो शायद मैं उचित नहीं लगता कि बोलना। तो उसी तरह की सोच शायद सोनिया गांधी की भी है। तो इन सब के चलते और जॉर्ज सोरोस से उनके संबंध के चलते बहुत ही जल्दी कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार का पतन जल्दी ही हो जाएगा। इसके अलावा वो कुछ जो कानूनी केसों में, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, और जो मोदी और शाह की उनसे पुरानी खुन्नस है, खुन्नस इनकी है कि 2014 तक, जब 4 से 14 तक जब ये लोग प्रधानमंत्री कांग्रेस की सत्ता थी और सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, उस समय उनको काफी तंग किया था नरेंद्र मोदी को। तो उसका भी बदला वो जरूर लेंगे। और कुछ जो कांग्रेस विरोधी यूट्यूबर्स और पत्रकार हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में सड़ेंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, या ऐसा मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे, या करना चाहिए ऐसा। लेकिन खबर तो है, बातचीत तो है इस बारे में। तो मैं इसी के साथ आज रात आपको छोड़ जा रहा हूँ। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।